हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। जैसे हमने आईपीसी के 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे जो बार बार रिपीट होते हैं हमारे पीसीएसजी एग्जाम्स में, तो आज हम सीआरपीसी के करने लगे हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। और रही बात इन क्वेश्चन की पीडीएफ शेयर करने की, तो मैं बहुत जल्दी कोई ना कोई युक्ति कोई ना कोई उपाय ढूंढती हूँ कि किस तरीके से किस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको सारी पीडीएफ जो है अवेल करा दूँ। तो अभी आप मेरे साथ पढ़िए कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन लेते हुए, इनविसेज पावर ऑफ द ट्रायल कोर्ट टू बी एग्जामिन द एक्यूज टू एक्सप्लेन एविडेंस अगेंस्ट हिम। ट्रायल कोर्ट की शक्ति की परिकल्पना की जाती है कि आरोपी को उसके खिलाफ सबूत देने के लिए जांच की जाए, मतलब उसको जो है दिया जाए कि वो एक्यूज जो है वो उसको जो एग्जामिन करने की पावर हो। तो ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? 313, 164, 161 या 303। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 313। जो हमारा सेक्शन 313 है वो कहता है पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड को एग्जामिन करने की पावर के बारे में बात करते हुए कहता है कि हर इंक्वायरी और ट्रायल में इनेबलिंग द जो एक्यूज्ड है उसको इनेबल करना है पर्सनली कि वो एक्सप्लेन करे सर्कमस्टांसेस जो उसके खिलाफ एविडेंस में आई हैं कोर्ट को। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 313 इस चीज के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस इज टेकन बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इनमें से कौन सा सेक्शन ऐसा है जहां पर अपराध का संज्ञान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता है? 191, 194, 190 या 193? तो सही उत्तर है इसका 190, हमारा ऑप्शन 3। और जो हमारा सेक्शन 190 है वो कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, मींस सेक्शन 190 के चैप्टर के अंदर जो भी प्रोविजंस होंगे उनसे रिलेटेड ही उन पे ही जो है एप्लीकेबल करता हुआ ये सेक्शन बात करता है कि जो मजिस्ट्रेट होंगे फर्स्ट क्लास के, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेसिफिकली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2, इसके अंदर बात कर रहे हैं मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। कैसे? रिसीव करेंगे जब वो कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, अपॉन पुलिस रिपोर्ट of such facts, upon information received from any person other than a police officer or upon his knowledge or that such offence has been committed। यानी उन्हें कहीं से भी पता चले कि इस तरीके का ऑफेंस हुआ है, चाहे कंप्लेन ऑफ फैक्ट्स के थ्रू, चाहे पुलिस रिपोर्ट के थ्रू, चाहे उन्हें फिर अपने आप ही कहीं से पता लगा हो, तो वो क्या कर सकते हैं? वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं ऑफेंस का। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्जेस मे बी एडिड और एल्टर्ड। तो चार्जेस को कब जोड़ा या बदला जा सकता है, इसके बारे में कौन सा सेक्शन हमें बताता है? 216, 215, 213 या 211? तो सेक्शन 216 हमें कहता है कि चार्जेस बदले जा सकते हैं और जोड़े जा सकते हैं। एनी कोर्ट में एल्टर और एड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले कभी भी कोई भी कोर्ट, ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट के पास पावर है, ऐसा नहीं कि सेशन जज के पास पावर है, कोई भी कोर्ट जब चार्ज बनाए उससे जजमेंट से पहले कभी भी चार्जेस को एल्टर कर सकती है, ऐड कर सकती है। उसके लिए कैसे कैसे होगा वो सारे आगे के हमारे नेक्स्ट जो सबसेक्शन है वो बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिसाइडेड बाय, यानी कि अचल संपत्ति के कब्जे से संबंधित कोई भी विवाद कौन तय करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन तय करता है अचल संपत्ति के कब्जे से संबंधित विवाद? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? और इसका सही उत्तर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 145 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो प्रोसीजर कर सकते हैं वेयर डिस्प्यूटिंग कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। जो ब्रीच ऑफ पीस हो सकती है उससे रिलेटेड वो जुरिस्डिक्शन रखते हैं। कैसे? वाटर और लैंड से रिलेटेड। An accused person may be a competent witness in his own defense। एक अभियुक्त व्यक्ति अपने बचाव में एक सक्षम गवाह हो सकता है। बार बार आप मेरे साथ अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको पता होगा इसका सही उत्तर है 315, 311, 290, 289 कुछ नहीं, 315 इसका सही उत्तर है कि एक अभियुक्त, एक एक्यूज्ड अपने ही बचाव में, अपने ही डिफेंस में कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। 315। ठीक है, तो एनी पर्सन
accused of an offense before a criminal court shall be a competent witness for the defense and may give evidence on oath in disproof of the charge made against him। तो वो oath पे उस चीज को, शपथ पे एविडेंस भी दे सकता है प्रूफ करने के लिए उन चार्जेस को जो उसके अगेंस्ट बने हो या किसी और पर्सन के अगेंस्ट टुगेदर जो उसके साथ में सेम ट्रायल में हो। ठीक है, 315 हमें ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस हैज बीन गिवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ईजी है। तो किसके तहत जो है अपराध का वर्गीकरण कर दिया गया है, किसके अंदर किया गया है? 320 सीआरपीसी नहीं। जब कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की बात होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 320 कंपाउंडिंग ऑफेंस की बात करता है। और हमारे जो सीआरपीसी के जो हमारे अपराध हैं सीआरपीसी के अंदर जो बात की है, उनका वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन जो है वो स्केड्यूल 1 के अंदर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th, ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। तो जो पीड़िता का उपचार आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के तहत शामिल किया गया। कौन से सेक्शन में? 357A, 567B, 357C या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 357C के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स के बारे में बात किया गया। सेक्शन 357C कहता है कि ऑल हॉस्पिटल्स, पब्लिक या प्राइवेट, कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती हो, स्टेट गवर्नमेंट रन करती हो, चाहे लोकल बॉडीज या कोई और पर्सन रन करता हो, शैल इमीडिएटली प्रोवाइड द फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द विक्टिम ऑफ एनी ऑफेंस। तो ये आईपीसी के सेक्शन है जो कि महिलाओं से संबंधित है अपराधों के केस में। तो उसमें बोल रहे हैं कि यहाँ पर इमीडिएटली उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। और ये सेक्शन जो है वो ऐड हुआ था 2013 के अमेंडमेंट के बाद में। ठीक है, और इमीडिएटली जो बाकी के जो सेक्शंस की बात हुई है 2018 के अमेंडमेंट के बाद हुई थी कि शैल इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ सच इंसिडेंट वाली बात। मैक्सिमम डिफॉल्ट सेंटेंस कैन बी अवॉर्डेड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन अंडर सेक्शन 358। धारा 358 के तहत मुआवजे का भुगतान न करने की स्थिति में अधिकतम डिफॉल्ट सजा दी जा सकती है। मतलब 358 के अंतर्गत जब मुआवजे की बात की गई तो मुआवजा नहीं होता तो अधिकतम सजा कितनी दी जा सकती है? 60 दिन, 3 महीने, 6 महीने या 30 दिन। तो सही उत्तर है इसकी मुआवजे की अधिकतम जो सजा होगी, मुआवजे का भुगतान न करने की स्थिति में अधिकतम डिफॉल्ट सजा होगी 30 दिन। सही उत्तर है 30 दिन। ठीक है, उत्तर 30 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्डर पास्ड बाय मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 446 इज अपीलेबल टू। तो मजिस्ट्रेट द्वारा 446 के तहत पारित एक आदेश के लिए अपील योग्य है। तो 446 में 446 में जब भी कोई ऑर्डर पास होएगा तो उसकी अपील कहाँ जाएगी? सेशन जज के पास, कोर्ट टू विच एन अपील लाइज फ्रॉम एन ऑर्डर वहां जाएगी, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा बोथ ऑफ दीज, दोनों जगह जाएगी। सेशन जज के पास भी जा सकती है और कोर्ट टू विच एन अपील लाइज फ्रॉम एन ऑर्डर। तो सेक्शन 446 की जा सकती है। तो 449 क्या कहता है कि अपील फ्रॉम ऑर्डर अंडर सेक्शन 446 जो कि अपीलेबल होगा इन द केस ऑफ एन ऑर्डर मेड बाय मजिस्ट्रेट टू द सेशन जज। तो मजिस्ट्रेट अगर कहते हैं तो कहाँ जाएगी? सेशन जज के पास में। और अगर इन द केस ऑफ एन ऑर्डर मेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन टू द कोर्ट टू विच एन अपील लाइज फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय सच कोर्ट। तो मजिस्ट्रेट की अगर ऑर्डर होती है तो वो सेशन जज के पास जाएगी, और सेशन जज का ऑर्डर होता है तो जहां उनकी अपील जानी है वो वहां जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ डेथ पेनल्टी by High Court prior to its execution which has been passed by Session Court। कौन सी धारा इसके निष्पादन से पहले उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए प्रदान करती है? जिस सत्र न्यायालय द्वारा पारित किया गया, जब सेशन कोर्ट के द्वारा कोई डेथ सेंटेंस पास किया गया है तो वो कह रहे हैं कौन सी धारा है जो कहती है कि उसको जो है क्या करनी होगा? हाई कोर्ट के से जो है वो कंफर्म होना पड़ेगा बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर 368, 367, 365 है, 364। तो इसका सही उत्तर है 368। 368 कहता है कि हर एक जब भी कोई आएगा डेथ सेंटेंस तो वो कहाँ से आएगा? सेशन कोर्ट के पास से। तो पावर ऑफ हाई कोर्ट है टू कंफर्म सेंटेंस और एनुअल द कन्विक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में प्रिवेंट एनवायरमेंट पोल्यूशन अंडर सेक्शन। तो किस सेक्शन के अंदर, किस धारा के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट या एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं? 233, 333, 433 या 133। तो इसका सही उत्तर है 133। यानी कि एक जो भी जिला मजिस्ट्रेट या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास ये पावर होती है कि वो पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंट पोल्यूशन को रोक सकते हैं।
133 कहता है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, तो इसके अंदर पर्यावरण प्रदूषण एनवायरमेंट पोल्यूशन भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 146 सबसेक्शन 1 स्टेट्स अबाउट, तो सेक्शन 146 धारा 146 का सबसेक्शन 1 किसके बारे में कहता है, उपधारा 1 किसके बारे में बताती है? पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर, अरेस्ट द एब्सकॉन्डर, सेंड इन रिमांड या जुडिशियल कस्टडी। तो इसका सही उत्तर है पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर। तो सेक्शन 146 के अंदर है जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है उसे अटैच करना और जो रिसीवर है उन्हें अपॉइंट करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेक्शन के बारे में बात करता है, किस सेक्शन के बारे में कह रहे हैं कि एक्यूज्ड मे बी प्रोवाइडेड लीगल एड ऑन स्टेट एक्सपेंसेस बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तो इन सत्र न्यायालय के सम्मुख अभियुक्त को राज्य के खर्चों पर कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। कौन से सेक्शन के अंतर्गत? 301, 302, 303 या 304? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता होगा इसका जो सही उत्तर है वो 304 है। जो एक्यूज्ड पर्सन होता है उनको ट्रायल के कोर्ट के सेशन के सामने जो है एक्यूज्ड इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लेडर एंड वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट द एक्यूज्ड हैज नॉट सफिशिएंट मींस टू एंगेज अ प्लेडर, द कोर्ट शैल असाइन ए प्लेडर फॉर हिज डिफेंस एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये बात हो गई। फिर हाई कोर्ट में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल प्रोवाइडिंग फॉर द मोड ऑफ सिलेक्टिंग प्लीडर्स फॉर डिफेंस अंडर सबसेक्शन 1, द फैसिलिटीज टू बी अलाउड टू सच प्लीडर्स बाय द कोर्ट, द फी पेएबल टू सच प्लीडर्स बाय द गवर्नमेंट एंड जनरली फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1। तो रूल कौन बनाता है? हाई कोर्ट। इससे रिगार्डिंग और कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष जो डिफेंस के लिए अगर उनके पास नहीं है तो फिर उनको जो है क्या स्टेट के एक्सपेंसेस पे दिए जा सकते हैं लीगल एड, और उसके लिए रूल कौन बनाएगा? हाई कोर्ट। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपारिटी, तो डबल जेओपारिटी यानी कि दोहरे खतरे के बारे में सुरक्षा किस सेक्शन के अंतर्गत निहित है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है, सेक्शन 300 के अंतर्गत जो है वो निहित है कि एक ही जो के ऊपर है कि ऑफेंस के ऊपर एक सब्जेक्ट मैटर में व्यक्ति को 2 बार परेशान नहीं किया जाएगा। इन केस ऑफ एनी चेंज इन सीआरपीसी हु कैन मेक अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कौन सा कहाँ बताया गया है ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ पहले है कि कौन अमेंडमेंट कर सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट या दोनों? तो सही उत्तर है पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि जो हमारा सीआरपीसी है वो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इस वजह से दोनों ही का अधिकार है इनमें अमेंडमेंट करने का। A police officer arresting a person may carry out the personal search after compliance of, एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अनुपालन के बाद व्यक्तिगत खोज कर सकता है। तो ये कौन सी सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 50, सेक्शन 51, 54 या 56? एक पुलिस ऑफिसर जो कि एक पर्सन को अरेस्ट करता है वो क्या कर सकता है? पर्सनल सर्च कर सकता है आफ्टर कंप्लायंस ऑफ। तो कौन सी सेक्शन की बातों को पूरा करने के बाद वो व्यक्ति जो है पुलिस ऑफिसर जो है वो पर्सनल सर्च कर सकता है? तो इसमें बताया गया है सेक्शन 51 में कि सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन के बारे में इसमें बताया गया है। तो सेक्शन 51 कहता है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for the taking of bail or under a warrant which provides for taking of bail but the person arrested cannot furnish bail। तो जब भी ऐसा होता है तो उस केस में अरेस्टेड पर्सन को सर्च के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है एन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ एक्विटल अंडर सेक्शन 378 ऑफ सीआरपीसी पॉसिबल है, नहीं है, कैसे है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 378 के तहत बरी होने के फैसले के खिलाफ अपील पॉसिबल है। पॉसिबल तब तक है जब तक एक्यूज बनाता है। कैन ओनली बी फाइंड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ही जा सकती है। तो सही उत्तर है कैन ओनली बी फाइल्ड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 378 के तहत बरी होने के फैसले के खिलाफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जा सकते हैं। फिर आता है when an offence is committed in the presence of a judicial magistrate within his local jurisdiction he may himself arrest or order any person to arrest the offender। जब कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर अपराध करता हुआ देखता है, जब एक ऑफेंस जो है किसी स्थान जो है उसके समक्ष होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उनके लोकल जुडिशन में, तो वह
खुद को गिरफ्तार कर सकता है, वो जो है उसको जो है खुद ही गिरफ्तार कर सकता है, या फिर किसी और व्यक्ति को जो है अधिकार दे सकता है कि वो गिरफ्तार करें। कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 141, सेक्शन 44, 48 या 50? सेक्शन 44 के अंदर लिखा हुआ है, जब कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर अपराध होता हुआ देखता है तो वो खुद जो है गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को, अपराधी को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकते हैं। सेक्शन 44 ये कहता है। नेक्स्ट चलिए, पुलिस रिपोर्ट हैज़ बीन मैंशन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुलिस रिपोर्ट जो है कौन से सेक्शन में मैंशन की हुई है? 173 में। 153 में क्या है बताइएगा नीचे लिख करके। मैक्सिमम पीरियड ऑफ पुलिस रिमांड ऑफ एन एक्यूज, तो पुलिस रिमांड पे कितने दिन तक मैक्सिमम जा सकते हैं? 15 डेज तक जा सकते हैं। फिर आता है पावर टू ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटिसिपेटरी बेल 438, तो कौन दे सकता है? सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट? दोनों ही के पास ये पावर है, हाई कोर्ट के पास भी और सेशन कोर्ट के पास भी। नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 शैल रिमेन इन फोर्स इन मोर देन, तो धारा 146 के तहत कोई आदेश अधिक से अधिक के लिए लागू नहीं रहेगा। कितने जो है दिन के लिए मैक्सिमम जो है लागू रह सकता है कोई भी आदेश जो कि धारा 144 में आया हो? तो सही उत्तर है 2 महीने। तो 144 के अंदर जब भी कोई आदेश आता है, कोई ऑर्डर आता है, तो वो 2 महीने तक ही लागू रह सकता है, अधिक से अधिक। If a person who is otherwise competent to compound an offence under section 320 dies, then offence can be compounded by, यदि कोई व्यक्ति जो अन्यथा धारा 320 के तहत अपराध को कम करने के लिए सक्षम है, तो अपराध को कौन कम कर सकता है? अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, हमें पता है, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट या विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। तो हमें पता है विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट वो कर सकता है। द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास इम्प्रिजनमेंट टर्म ऑफ, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ, तो कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है कितने टर्म की सज़ा जो है दे सकते हैं? 3 साल, 5 साल, 10 साल या फिर कोई भी समय? तो इनमें से कोई समय नहीं, इसमें उत्तर है 7 साल। तो 7 साल की सज़ा जो होगी वो कोर्ट ऑफ JGM दे सकते हैं, और 3 साल की सज़ा जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होंगे वो दे सकते हैं। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स में बी टेकन अंडर सेक्शन, तो इसमें है आदतन अपराधियों से अच्छे व्यवहार की सुरक्षा धारा के तहत ली जा सकती है। तो कौन से धारा के तहत जो है गुड व्यवहार की, गुड हैबिचुअल ऑफेंडर द्वारा गुड बिहेवियर की सिक्योरिटी ली जा सकती है? 1110 इसका सही उत्तर है। अभी डिटेल में हम इसको अब स्टडी करेंगे। हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर जो है कौन से सेक्शन में है? तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के चलना है इसको, और इसका सही उत्तर है 482। CRPC का सेक्शन 482 कहता है हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं। प्ली बार्गेनिंग कौन से चैप्टर में इंक्लूडेड है? प्ली बार्गेनिंग इंक्लूडेड है 21A के अंदर। It is mandatory for a police officer to inform the arrested person without warrant about the right of bail if the offence is knowable, कि अगर वारंट के बगैर अगर किसी को अरेस्ट करें तो पुलिस अधिकारी के लिए सुरक्षित करना अनिवार्य है। यदि कोई गैर जमानती है तो क्या सेक्शन 50, 153, 173 किसी भी सेक्शन में नहीं, तो उसका सही उत्तर है सेक्शन 50 के अंदर ये सुनिश्चित करना अनिवार्य है। ए प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82, तो 82 के अंदर ऑफेंडर के लिए प्रोक्लेमेशन होती है, घोषणा होती है। तो शैल स्पेसिफाई फॉर नॉट लेस देन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ सच प्रोक्लेमेशन, तो इस तरह की उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख के धारा 82 के तहत एक उद्घोषणा जो है वो कितने दिनों का टाइम दिया जाएगा? 30 डेज का टाइम दिया जाएगा। इन ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 CRPC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब 125 CRPC के अंदर मेंटेनेंस की बात हो रही है तो वो जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो कौन से केस के अकॉर्डिंग होंगी? वारंट केस, समन केस, इनमें से कोई नहीं या दोनों, बोथ ऑफ द अबव? तो इसका सही उत्तर है समन केस। तो जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो 125 CRPC में समन केस के अकॉर्डिंग होगी, और कहाँ लिखा हुआ है? 126 में लिखा हुआ है। इन ए प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन of the Vice President of India, Session Court may take cognizance of such offence without the case being committed to it, but only upon a complaint in writing made by public prosecutor. भारत के उपराष्ट्रपति की मानहानि के लिए अभियोजन पक्ष में सेशन कोर्ट इस मामले को बिना अपराध के संज्ञान में ले सकता है, लेकिन केवल सरकारी वकील द्वारा की गई लिखित शिकायत में। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? इस बात को 199 में लिखा हुआ है।
If the person proclaimed appears within the period specified in the proclamation, the property attached, अगर कोई व्यक्ति है, यदि घोषित किया गया व्यक्ति उद्घोषणा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रकट हो जाता है, तो जो संलग्न संपत्ति है वो किसका क्या होगा, वो रिलीज हो जाएगी, वो रिलीज नहीं होगी, वो फॉरफिटेड हो जाएगी, या ए और सी। तो इसका सही उत्तर हमारे पास है कि जो उद्घोषित की गई व्यक्ति जो उद्घोषणा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रकट हो जाता है, तो संलग्न संपत्ति है वो शैल बी रिलीज फ्रॉम अटैचमेंट। 97 सर्च फॉर रॉन्गफुली कन्फाइंड, ठीक है, इसके केस में बताया गया है ये। नेक्स्ट करने हमें मैच करने हैं, तो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन, तो कन्विक्शन की बात हो रही है कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन का सही सेक्शन क्या है, 106 क्या है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन, तो सस्पेक्टेड पर्सन का जो सेक्शन है वो 109 है। सिक्योरिटी फॉर बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर अभी हमने करा 110 है। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस 107 है। तो सिक्योरिटी कौन कौन सी किसकी कब ली जाती है, जो पीस ऑन कन्विक्शन है 106 में दी जाती है, सस्पेक्टेड पर्सन में 109 में, और हैबिचुअल ऑफेंडर 110, और कीपिंग पीस इन अदर केसेस इसकी है 107, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Public prosecutor in charge of a case may, with consent of court, any time before the judgment is pronounced, withdraw from the prosecution of any person in respect of any offence for which he is tried. किसी मामले के प्रभारी लोक अभियोजक न्यायालय की सहमति से निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी व्यक्ति के अभियोजन से वापस लेने की कोशिश करते हैं। यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है जिनके पास केस है वो कोर्ट के कंसेंट से किसी भी टाइम, मतलब जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुआ है, वो विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं प्रोसिक्यूशन से किसी पर्सन को, किसी ऑफेंस को। कौन से सेक्शन में ये बात कही गई है, 121, 321, 231 या 221? तो सही उत्तर है 321 में लिखा हुआ है ये बात को। 35 पे चलते हैं। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी डैश ईयर इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। तो 1 साल से लेके और 3 साल तक के बीच की अगर सजा है तो जो लिमिटेशन होगा टाइम पीरियड वो कितना होगा। इसके लिए हमारा जो सेक्शन है वो 368 बताता है हमें लिमिटेशन टाइम पीरियड के लिए। तो 3 साल से अपराध अधिक नहीं होगा। 1 साल से किसी अवधि के लिए दंडनीय जो है, 1 साल की अवधि के लिए जो दंडनीय है, 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जो दंडनीय है। बट देखो, ऑफेंस इज पनिशेबल फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। 3 साल से अधिक नहीं है, तो इसका जो कॉग्निजेंस होगा वो कौन से सेक्शन में लिया जाएगा, 368 में लिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 368। इन एनी केस सबमिटेड अंडर सेक्शन 360 द हाई कोर्ट में कन्फर्म द सेंटेंस टू पास इन वारंटेड बाय लॉ, है ना। और ये हम कन्फर्म द सेंटेंस और एनुअल कन्विक्शन की बात हुई है। फिर आता है एन एप्लीकेशन फाइल अंडर सेक्शन 257 इज अलाउड सो द अक्यूज्ड विल बी। तो अगर कोई एप्लीकेशन दी गई है जब जो कि सेक्शन 257 में अक्यूज्ड अलाउ की जाती है, तो वो अक्यूज्ड जो होगा वो कन्विक्ट हो जाएगा, एक्विट हो जाएगा। तो इसके अंदर आता है, जब हमने कहा कि या इनमें से कुछ भी नहीं होता, तो इसका सही उत्तर है एक्विटेड। ये जो हमारा सेक्शन 257 है ये कहता है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। कहता है इफ ए कंप्लेंट एट एनी टाइम बिफोर ए फाइनल ऑर्डर इज पास्ड इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर, मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स, किस लिए ग्राउंड है कि परमिटिंग हिम टू विड्रॉ इस कंप्लेंट, उसको कंप्लेंट विड्रॉ करने के लिए परमिशन दी जाए एक्यूज्ड के अगेंस्ट। और अब अगर एक से ज़्यादा एक्यूज्ड है तो या तो उन सबके अगेंस्ट परमिशन दी जाए कि विड्रॉ कर ले, या फिर उनमें से किसी एक के, तो मजिस्ट्रेट परमिट कर सकते हैं उसको विड्रॉ करने के लिए। और उसके बाद क्या होगा, एक्यूज जो होगा वो एक्विट कर दिया जाएगा जब कंप्लेंट विड्रॉ कर दी गई। An executive magistrate is empowered to grant remand under section 167 for a maximum period। तो 167 धारा के तहत जो एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट है वो रिमांड कितने टाइम तक के लिए मैक्सिमम दे सकते हैं, 7 डेज। पुलिस रिमांड में 15 डेज है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में 7 डेज है, इनको मत भूलिएगा। एन इन्वेस्टिगेशन जो है कहाँ डिफाइन है, 2H के अंदर डिफाइन की गई है। देखिए मैंने आपको सेक्शन 2 की हर पूरी की समझाई हुई है लर्न करने के लिए, आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। हु कैन टेंडर पार्डन टू ए कंप्लायंस अंडर सेक्शन 306। तो 306 के अंदर जो पार्डन देनी है उसको कौन दे सकता है, कौन कंप्लायंस को, साथी को क्षमा दे सकता है, CGM मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 306 में सभी के सभी जो है वो कंप्लायंस को टेंडर कर सकते हैं, पार्डन क्षमा दे सकते हैं।
सेशन ट्रायल इज कवर्ड अंडर, अब सेशन ट्रायल कौन से सेक्शन में कौन से सेक्शन के अंदर कवर किए गए हैं? 225, 237, यही सही उत्तर है। तो बाकी सारे सेशन देखते हैं कहाँ पर है सेशन ट्रायल। तो देखते हैं सारे सेशन ट्रायल 225 से 237, वारंट केस ट्रायल 238 से 250, समन 251 से 259 और समरी ट्रायल है 260 से लेके 265 तक। नेक्स्ट चलिए, प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। तो मैरिज से जो खिलाफ जो अपराध होते हैं उनके लिए अभियोजन कौन से सेक्शन में होगा? 196, 198, 200 एंड 202। तो सही उत्तर है 198 में होते हैं जो भी शादी के खिलाफ अपराधों के लिए अभियोजन होता है। फिर आता है ऑन ए डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफिचर ऑफ ए बुक ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 95 एप्लीकेशन टू सेट असाइड लाइज टू। तो धारा 95 के तहत राज्य सरकार की एक पुस्तक को जब्त करने की घोषणा पर जो हमें क्या कराना है, अगर हमें लेना है क्या सेट असाइड लगाना है, एक तरह सेट करने के लिए आवेदन देना है, तो वह कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट पे, सेशन कोर्ट पे, सीजीएम पे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पे? तो उसका सही उत्तर है हाई कोर्ट पे। हमारा सेक्शन 96 ये कहता है एप्लीकेशन टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रोवाइड्स फॉर इफेक्ट ऑफ एरर इन द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो अगर कभी प्रभार में जो है त्रुटि हो जाए, त्रुटि का प्रभाव हो जाए, तो फिर उसमें कौन से सेक्शन में बात लिखी हुई है कि आप इफेक्ट ऑफ एरर को जो है बात करी हुई है? 212, 213, 214 या 215? तो उसका सही उत्तर है 215। पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडर कौन बाय द एक्यूज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अभियुक्त द्वारा कारावास की सजा के खिलाफ बंदी के तहत हिरासत की अवधि कितनी है, कितनी होगी, कहाँ लिखी हुई है? 428, 432, 344 या 316? तो इसका सही उत्तर है 428 में बताया गया है। 428 कहता है कि जब एक एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्शन पर सेंटेंस दिया जाता है इम्प्रिजनमेंट का कितना, नॉट बीइंग इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो जो पीरियड होगा डिटेंशन का, इफ एनी अंडरगोन बाय हिम ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल ऑफ द सेम केस एंड बिफोर द डेट ऑफ सच कन्विक्शन शैल बी सेट ऑफ हो जाएगा अगेंस्ट द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इम्पोज्ड ऑन हिम ऑन सच कन्विक्शन। और जो लायबिलिटी रहेगी उस पर्सन की वो अंडरगो करने की इम्प्रिजनमेंट की, उस कन्विक्शन की, वो रेस्ट्रिक्टेड होगी रिमाइंडर की ऑन द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इम्पोज्ड ऑन हिम। फिर आता है द कोर्ट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस अलाउज टू असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर टू विड्रॉ द प्रोसिक्यूशन द एक्यूज शैल बी। अदालत अभियोजन साक्ष्य के शुरू होने के बाद सहायक अभियोजक को अभियोजन वापस लेने की अनुमति दे देती है। तो आरोपी एक्विटेड होगा, कन्विक्टेड होगा, इनमें से कुछ भी नहीं है। देखो सुनिए, जब अदालत अभियोजन साक्ष्य के शुरू होने के बाद द कोर्ट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस शुरू हो चुके हैं, उसके बाद असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहती है कि प्रोसिक्यूशन के लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्यूज्ड क्या हो जाएगा? एक्यूज्ड जो होगा वो एक्विटेड हो जाएगा सेक्शन 321 के अकॉर्डिंग। फिर आता है जॉइंट ट्रायल ऑफ सेवरल पर्सन इज परमिजिबल। तो कई व्यक्तियों का संयुक्त परीक्षण अनुमेय है, मतलब कहाँ पर उसको आज्ञा दी गई है, कर सकते हैं बहुत सारे व्यक्तियों का जॉइंट ट्रायल। तो 223 के अंदर ये चीज कही गई है। 223 रूल एट्रोफोइज एक्विट और एट्रोफोइज कन्विक्ट इज कंटेन्ड। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम पहले भी इसको कर चुके हैं। ये सेक्शन 300 में कहा गया है डबल जियोपार्डी का, जो अभी हमने पढ़ा था। एट्रोफोइज एक्विट और कन्विक्ट ये एक ही बात होती है कि कह रहे हैं कि फॉर्मली और वंस एक्विटेड और कन्विक्टेड, तो दोनों चीजें होती हैं। फॉर्मली और वंस एक्विटेड और कन्विक्टेड, उन्हें दोबारा जो है वो नहीं आते। तो डबल जियोपार्डी की बात हो रही है यहाँ पर। कंपेंसेशन इज पेड टू ग्राउंडलेसली अरेस्टेड पर्सन। तो अगर कोई व्यक्ति जो है ग्राउंडलेसली अरेस्ट किया जाता है, मुआवजे का भुगतान भूमिहीन, ग्राउंडलेसली नहीं, यहाँ पर ग्राउंडलेसली का मतलब आधारहीन व्यक्ति, किसी बेस पे उसे अरेस्ट किया जाता है, तो उसको कौन से उसमें जो अधिकार है कि उसे मुआवजा दिया जाएगा, कंपेंसेशन दिया जाएगा। 351, 352, 356 या 358। 358 अगर किसी व्यक्ति को किसी भी ग्राउंड पे, मतलब मेरा आधार की जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसे 358 के अंदर कंपेंसेशन दिया जाएगा। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन द एब्सेंस ऑफ एब्सकॉन्डेड एक्यूज्ड कैन बी। फरार अभियुक्तों की अनुपस्थिति में गवाह की जांच हो सकती है। तो अगर कोई जो वो है एक्यूज्ड है, वो कैसा एब्सकॉन्डेड है, तो जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है वो हो सकते हैं। कौन से सेक्शन में ये बात कही गई है?
299, 199, 99 अबाव 299 के अंदर कि फरार अभियुक्त जो अभियुक्त है, एक्यूज्ड है, वो फरार है, उसकी अनुपस्थिति में जो गवाह है उनकी जांच हो सकती है, सेक्शन 299 कहता है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम पॉसिबल कंपेंसेशन अवॉर्डेबल अंडर सेक्शन 357, धारा 357 के तहत सबसे अधिक संभव मुआवजा योग्य है। कोर्ट के डिपेंड करता है उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन पे। मैक्सिमम फाइन पॉसिबल जो का ऑफेंस की उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 10,000 से ज़्यादा नहीं हो जाता, डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट या कोर्ट ऑफ ट्रायल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज के ऊपर डिपेंड करता है। 357 कहता है ऑर्डर टू पे कंपेंसेशन। तो ये हमारे आज के हो गए क्वेश्चन जो कि है 50 क्वेश्चन सीआरपीसी के। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।